बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इम्पॉर्टेंट मौजू हमारा इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जो कुछ आज का आपके सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पटिशन को डिसमिस कर दिया और वो जो चार का फ़ैसला था उसको अपहोल्ड कर दिया। और चार के फ़ैसले की तफसीली फ़ैसला पिछले दिनों रिलीज़ हुआ जो आपने देख लिया था। और वो तफसीली फ़ैसले में जो साबित किया और डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमहूरियत को डिरेल किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी इक़दामात किए हैं, आइन को एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली मुअत्तल किया है। और न सिर्फ ये कि ये इन्होंने अपनी ओथ से रूगर्दानी की है, गैर आइनी इक़दाम उठाया है, गैर कानूनी इक़दाम उठाया है, इलेक्शन के सवा सब काम कर रहे हैं, बल्कि तौहीन अदालत के साथ साथ इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। आज 2 सूबे गैर आइनी तरीक़े से चलाए जा रहे हैं और उसके अंदर ज़िम्मेदारी का तयन सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक और बल्कि मैक्सिमम हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़िम्मेदार डिक्लेयर कर चुके हैं। और उसके साथ पिछली जो फाशिस्ट हुकूमत थी शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, उनकी इन्वॉल्वमेंट 100% इसमें साथ थी। न सिर्फ उन्होंने तौहीन अदालत की फ़ैसलों का मजाक उड़ाया, अदालत की जजमेंट की तज़हीक की, अदालतों को जजेस को तस्वीरें लगाकर उनके दरवाज़े पे कंटेनर रख के पीडीएम की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। पार्लिमान में खड़े होकर आर्टिकल 68 की वायलेशन में वहाँ जजेस के ऊपर न सिर्फ तनकीद की, उनके कंडक्ट को डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तज़हीक की और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और आइन को रेजोल्यूशन ऑफ द असम्बली के ज़रिए नलीफाई करने की कोशिश की। लेकिन ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। आज पाकिस्तान में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करना। जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना, मुल्क को एक पटड़ी पे चढ़ाना, मुल्क को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देना। और वो सबसे बड़ी और भारी जिम्मेदारी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जो कि इस वक्त इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इस कौम के पैसों से, हमारे टैक्सों के पैसों से हम इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान और अमले की जो मराहत हैं वो दे रहे हैं। कौम अपना पेट काट के इस वक्त उनको मराहत दे रही है सिर्फ इसलिए ताकि मुल्क आइन के मुताबिक चले, मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इस्तेहकाम आए, मुल्क में महंगाई कम हो। और इस अनसर्टेन कैफियत ने ये मुल्क की तबाही कर दी है। और फाशिस्ट हुकूमतें जो पिछली शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत जमातें थीं, उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं और जिस तरह अफलातून इसहाक डार को वो लेकर आए थे और उस अरस्तू ने उतरते साथ ही ये कहा था कि मैं अभी एयरपोर्ट से नीचे नहीं उतरा तो डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है, जिसको मैं 100 से 150 के करीब लाऊंगा। और साथ उसने कहा था कि IMF से डील करना मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। और फिर वक्त ने और आपने देखा कि किस तरह उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, किस तरह तमाम इदारों की बेखनी की। और महंगाई के एक रुख पे भी अगर आप देख लें, आज चीनी की कीमत 180 रुपए को क्रॉस कर गई है। और इसलिए कि चंद दिन पहले
जब आपके अपने मुल्क में शॉर्टेज है, इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने कमाए हैं। और वो माफिया, शुगर माफिया, आपसे बेहतर कौन नहीं जानता, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान की सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं और अपने लोगों को और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर वो पॉलिसी, हर वो हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया कि जिसके ज़रिए इस गरीब कौम का आखिरी खून का आखिरी कतरा तक भी निचोड़ लिया जाए। और महंगाई, इससे मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन IPPs के जो मुआहदे किए थे वो इस कदर बदतरीन थे, लेकिन उसको कंट्रोल करने में एक क्रेडिट जाता है इमरान खान और PTI की गवर्नमेंट को, जिन्होंने उनको कन्फाइन किया कि जो पेमेंट आपको मिलेगी उसके डॉलर की कीमत रेट रुपीस का 148 कैप कर दिया गया। और अगर खुदा ना खास्ता वो मुआहदा ना किया होता इमरान खान ने, आज आपको 325 रुपये देने होते अगर डॉलर के एवज, क्योंकि ये भी एक मुआहदा था पीपल्स पार्टी का और PMLN का कि हम आपको पैसे वो बनाएंगे, बिजली इधर, वो हम उनसे ख़रीदें या ना ख़रीदें, हमने पैसे उनको पूरे देने हैं। और उसके साथ क्या फ़ैसला किया कि जनाब आप डॉलर में पेमेंट करेंगे। लेकिन ये अल्लाह भला करे इमरान खान और उसकी PTI की गवर्नमेंट की, जिन्होंने उनके साथ मुआहदा दोबारा रिविज़िट किया और उसको 148 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से उसको फ़िक्स किया। और अगर ये फ़िक्स ना किया होता तो आज आपके मुल्क की जो सूरत हाल है उससे वो 2 गुना तबाही आ चुकी होती है हमारे मुल्क में। जो इस वक्त हम देख रहे हैं बिजली की सूरत में, इस वक्त देख रहे हैं आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में, आज आपके कारखाने बंद हो चुके हैं। मुझे बताएं, इस बिजली के इस रेट के साथ कौन कारखानादार अपनी प्रोडक्ट्स बना के वो बेच सकता है? और अगर वो प्रोडक्ट्स बना के बेचेगा तो वो किस तरह महंगी होगी, वो सब आपकी आंखों के सामने है। 16 रुपए वाला यूनिट 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल भी नहीं, 15 महीने के अंदर आज 50 रुपए से ज़ायद उसका बिजली का यूनिट पड़ रहा है। और बल्कि ये जो उनकी मौजूदा एक्सटेंशन और चॉइस, ये जो केयर टैक्स के टेकर सेटअप आए बैठे हैं, ये ना सिर्फ उनकी चॉइस थी बल्कि उन्हीं की एक्सटेंशन है। वही जुल्म जो वो रवा रखे हुए थे, आज उन्होंने उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं की बल्कि उसमें इजाफा और बढ़ोतरी की। और बल्कि मुझे आज ख़बरें देखकर बड़ा ताज्जुब सा हुआ, भाई ये जो बिल आए हैं बिजली के, ये कैलकुलेशन पिछली गवर्नमेंट की हुई है। अभी जो इन्होंने 5-5.5 रुपये बढ़ाए हैं वो तो अगले महीने आने हैं। लेकिन कमाल है PDM की जमातों की और ढिठाई की कि एहतजाज में अवाम और कौम के साथ वो भी शामिल होंगे। वो क्या कहते हैं, सादगी पे कौन न मर जाए, ऐ खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। यानी ये जुल्म आप मत करें और उस जुल्म में आप मजलूमों के साथी भी बनने की कोशिश करें। लेकिन क्या आवाम इतनी बेवकूफ़ हो चुकी है? नहीं, वो सब समझते हैं कि जो आपने यहाँ करप्शन का बाज़ार गर्म किए रखा, यहाँ जाते जाते 50 करोड़ एक MNA को दिया, आखिरी महीने में 50 करोड़ या बल्कि 55 करोड़ एक MNA को दिया। न सिर्फ ये किया बल्कि आपके सामने 87 वज़ीर मुशीर थे। जब शहबाज शरीफ ने नासिर सईद खोसा की सरबराही में एक कमेटी बनाई, उन्होंने कहा जी बताएं कैसे हम बचत करें। उन्होंने कहा 32 मिनिस्टर्स वज़ीर मुशीर रखें। लेकिन उस फाइंडिंग्स को, उस कमेटी के मिनट्स को साइड पे फेंक दिया। और इनमें से 45 वो थे कि जिनके पास कोई महकमा नहीं था सिवाय मरात के। और आज भी ये बरात याफ्ता तबका
ये जो फ्रॉड किया जा रहा है कि IMF से पूछेंगे कि क्या आम आदमी को, गरीब आदमी को हम कोई फैसिलिटेट कर सकते हैं। IMF ने कब कहा है कि गरीबों पे जुल्म ढाओ? उन्होंने कहा है अपनी मरात ख़त्म करो। जो आज मरात याफ्ता तबका, जिसमें हुक्मरान, जिसमें जजेस, जिसमें जर्नैल, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है, सालाना तकरीबन $18 बिलियन मुफ्त मरात ले रहे हैं। और आप $1 के पीछे आपने अपनी कौम की खुद मुख्तारी और सलामती को आपने दांव पे लगा दिया है। तो क्यों अपने पे कट नहीं लगाते? जब आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से गुजरें आपको लग पता जाएगा, कोई एक वज़ीर व मुशीर या कोई एक शख्स जा रहा होता है, उसके पीछे और आगे जो कारवान हम देखते हैं, रोज़ हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और जो ये तमाशा देखते हैं, हमारा दिल खून के आंसू होता है कि गरीब आदमी आज भूखों मर रहा है, जराइम में इजाफा हो रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है और इनकी मरात बढ़ती जा रही हैं कम होने की बजाय। और फिर सोने पे सुहागा कि इसका हल निकाला जाए, जबर और खौफ की फ़िज़ा ख़त्म की जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ लाया जाए, गुफ्तगू का और डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए। लेकिन इसकी बजाय वो फाशिस्ट हुकूमत शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हो या मौजूदा केयर टेकर उस फाशिस्ट हुकूमत की एक्सटेंशन हो, वो सिर्फ अपनी मरात को बचाने और हमारे रियासती इदारे सिर्फ एक शख्स की नफ़रत में और उसको गिराने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी और आज नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक लगा के रख दिया। जब आपके पास पैसे और वसाइल नहीं होंगे तो मुझे बताएं, जहाज़ के पुर्ज़े कौन लाएगा? आप उसकी मेंटेनेंस कहाँ से करेंगे? आप इस मुल्क को कैसे आगे लेकर जाएंगे? क्या खाली तकरीरों से, क्या खाली तरानों से हम इस मुल्क को संभाल लेंगे? क्या मीडिया पे पाबंदियां लगा के आप इस मुल्क को सुधार लेंगे? क्या मीडिया पे इमरान खान और उसकी तस्वीर शायद ना करके और PTI के लोगों को क्रश करके और उनको जेलों में बंद करके, उनको मिसिंग पर्सन में शामिल करके, क्या इस मुल्क की तकदीर आप बेहतर कर सकते हैं? लेकिन जिस तबाही के दलदल में आपने गिरा दिया है, उससे निकलने का वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है। इलेक्शन का माहौल देना है, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है आपने, तभी लोगों को एक आस और उम्मीद होगी। जिन कौमों में आस और उम्मीद ख़त्म हो जाया करती है, वो फिर अनार्की फैलती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, अफरा तफरी पैदा होती है। और उस अफरा तफरी में जो आज सिविल नाफरमानी की कैफियत पैदा हो गई है, जो लीडरलेस सिविल नाफरमानी हो रही है, वो सब आपके सामने है। इसको ये हुकूमतें नहीं संभाल सकती। केयर टेकर में ना ये कैपेसिटी होती है, ना ये कैपेबिलिटी होती है, और ना ही उसका ये काम है कि वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस करे। पहले ही CCI की अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंपोजिशन के ताबे एक मद्दमशुमारी का गलत फैसला लेके इलेक्शन कमीशन उसमें हिस्सादारी करके अपनी गैर जानिबदारी को ख़त्म करके आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये गैर आइनी इक़दाम न सिर्फ तौहीन अदालत होगा, बल्कि ये आर्टिकल 6 में आएगा। आर्टिकल 6 सिर्फ ये नहीं है कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए या बंदूक की नोक के आइन को तोड़ दिया जाए। आइन को किसी हालत में तोड़ना, उसको एब्रोगेट करना, उसको सस्पेंड करना,
उस पे मुअत्तल करना, उस पे अमल दरामद ना करना, ये आर्टिकल 6 में आता है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं मुतालबा करूँगा कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत आप पाबंद हैं तारीख देने के। आपने सिर्फ मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को नहीं बुलाना, आपने वजारत कानून और इंसाफ से सिर्फ आपने इंटरप्रिटेशन, सो कार्ड इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने की है वो नहीं लेना, आपने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी हैं। और वो आइनी ज़िम्मेदारियां तभी मुमकिन होगी कि आप फौरी तौर पर 90 डेज़ के अंदर अंदर डेडलाइन के अंदर आप डेट दें। पहले ही आज 20 दिन ज़ाये हो चुके हैं, टोटल 54 डेज़ होते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मुकम्मल करने में। उसके लिए आपके पास 2 महीने 10 दिन बच गए हैं। आज आप फौरी तौर पर डेट अनाउंस करें ताकि लोगों को एक यकीन हो, लोग एक आस उम्मीद के तहत कि उनकी अपनी हुकूमत आएगी, वो लोगों से इस तरह की जो कैफियत है उससे लोगों को थोड़ा सा एक आसरा मिलेगा। लेकिन अगर ये ना हुआ, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये तर्ज़ अमल जारी रखा, तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर ना सिर्फ आर्टिकल 6 लगेगा बल्कि उनको शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स का भी सामना करना पड़े। और बड़े अफसोस की बात है, इलेक्शन कमीशन आईनी सरबरा सदर ममलिकत से तो मुलाकात से इनकार कर देते हैं, लेकिन यूएस एम्बेसडर से मिलना ज़रूरी समझते हैं, वो भी उसी दिन, और उसकी तशहीर भी करते हैं, जिससे ये तासुर जाता है कि हमारे मुल्क में इस तरह की इंटरवेंशन भी होती है। इससे ये तासुर भी जाता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन अपने आइनी सरबराह को क्या हैसियत देता है और उसके मद्दे मुकाबिल यूएस एम्बेसडर को क्या अहमियत देता है। आपके अपने मुल्क की इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी भी सब आपके सामने आती है। ये काबिल अफसोस बात है। हमें अपने इदारों को इस कदर गलत फ़ैसले नहीं करने चाहिए कि कल वापसी के रास्ते बंद हो जाएं और आपके मुल्क में जो अफरा तफरी और अनारकी और इंतशार पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने का वाहिद हल है कि आप आइन पे अमल करें और उसके साथ साथ अपने ओथ पे अमल करें। और गवर्नमेंट से और इदारों से भी गुजारिश है कि लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल करें, आइन को बहाल करें। ये आपके मुल्क के शहरी हैं, पीटीआई के वर्कर्स भी। आज 80% से ज़ायद लोग अगर पीटीआई के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसियां गलत हैं, आपके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते और आपके ऊपर मिसट्रस्ट है, लोगों का नो कॉन्फिडेंस है। तो तभी आपकी कोई पॉलिसी, आपका कोई हरबा ना तो कारगर साबित हुआ है ना ही कामयाब हुआ है। आपने इस डर और खौफ से इमरान खान को जेल में रखा हुआ है नाजायज़ तरीके से, ताकि पीछे इलेक्शंस को रिग किया जा सके। वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन की धांधली तो माजी में होती रही, लेकिन ये हमने पहली दफ़ा सुना है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डर कर आप इलेक्शन से ही भाग गए। तमाम सियासी जमातें ही इलेक्शन से भाग गईं और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन से भाग गया। भाई मार्की मुकाबला करो, सामने आओ, साजिशें भी करनी है तो सामने खड़े होकर करो। इसके बावजूद कि इमरान खान जेल में है, इसके बावजूद कि हमारे वर्कर्स को आपने पाबंदे सलासल किया हुआ है या मिसिंग पर्सन में शामिल किया हुआ है, इसके बावजूद कि आज चादर और चार दीवारी की पामाली हो चुकी है, इसके बावजूद कि हमारे कारकुनों के घरों पे और उनके कारोबार को आपने डिमोलिश किया, बंद किया हुआ है, लेकिन आज ये वाहिद पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई है इलेक्शन के लिए और मुतालबा कर रही है मुसलसल कि आप इलेक्शन कराओ।
लेकिन वो शहबाज शरीफ, इसहाक डार इस मुल्क को तबाही के दहाने पे छोड़ के वहाँ लंदन की में अय्याशियाँ कर रहे हैं। और जब उनसे सवाल हुआ पाकिस्तान की महंगाई के मुताल्लिक, तो वो कहते हैं ये लंदन है, ये पाकिस्तान नहीं है। लिहाजा मैं ये बात करना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि इनका उड़ना बिछोना, इनका कारोबार, इनकी जायदादें, इनके बच्चे, इनके बिज़नेस सब बाहर हैं। लेकिन यहाँ हम रियाया के ऊपर सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं और करप्शन करने आते हैं। हम ये बजा तौर पर आज हम अपनी कौम के ज़रिए ये उनको भी मैसेज देते हैं कि जब आज आप इलेक्शन के लिए आओगे तो आपको लग पता जाएगा। आज ये बेयकीनी की कैफियत है कि कुछ लोग कहते हैं कि फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फरवरी की बजाय मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल करता हूँ कि पिछले महीने से हमारे कान पक गए थे ये सुन सुन के कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। भाई किधर गया वो 8 अक्टूबर का आपका फ़ैसला? वो कैसे आपने हवा में तहलील कर दिया? इसका मतलब है कि ये फ्रॉड था, आपका कौम के साथ धोखा था, सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा था। आपने 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं कराने थे, आपने दरअसल पंजाब और केपी के इलेक्शन से भागना था। और आप उनके साथ, आपका गठजोड़ था पीपल्स पार्टी, PMLN और PDM की तमाम फाशिस्ट जमातों के साथ। इसलिए आप पहले 9 अप्रैल के इलेक्शन से भागे, फिर 30 अप्रैल के इलेक्शन से भागे, फिर आपने 8 अक्टूबर का एक यकदम फैसला किया, फिर 8 अक्टूबर के इलेक्शन से भी भाग गए। लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए चलने वाला नहीं है। और आप आज बेयकीनी की ये कैफियत है कि लोग कह रहे हैं फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होगा। और अगला सवाल जब हम करते हैं कि भाई सेनेट फिर कैसे पूरा होगा, तो आगे से जवाब आता है कि जब नेशनल असम्बली नहीं है, जब चारों सूबाई असम्बलियाँ नहीं हैं, तो सेनेट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो मुझे बताएं कि ज़ियाउल हक का 90 डेज़ का किया हुआ वादा और फिर 11 साल इलेक्शन नहीं हुए, और अगर बीच में एक गैर जमाती लूले लंगड़े से हुए या रेफरेंडम हुए तो उसके अलावा क्या हुआ? तो क्या आप उस तरह का रवैये को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है हमारे तमाम लोगों को सोचने का, इस मुल्क के ऊपर रहम करने का और तरस खाने का। लेकिन उसके साथ मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी कौम को कि इन तमाम तर बदतरीन हालात के बावजूद वो एहतजाज भी कर रहे हैं, वो खड़े हैं इमरान खान के साथ, वो खड़े हैं अपने मसाइल के हल के लिए स्टैंड कर रहे हैं कि देखें जब तक आपने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो माफिया आपके ऊपर एलीट कैप्चर रखेगा। आज अशराफिया का कब्ज़ा है, उससे तब आपकी जान छूट सकती है जब आप अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे, आप सड़कों पे आएंगे, डर और खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करेंगे, दिलेरी और जुर्रत के साथ इस मुल्क के लिए काम करेंगे। इस मुल्क की बका हम सब की बका है। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ, इमरान रियाज़ को जिधर भी है, जिस हालत में है, उसको वापस लाया जाए और अरशद शरीफ के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, खा वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं। मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूँ, बस इतना मैं कहना चाह रहा था कि इमरान रियाज़ जिस हालत में है, जहाँ है, उसको फौरी तौर पर प्रोड्यूस किया जाए। वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हाथों से गुम हुआ है, वो जिसकी तहवील में ही भी है, उसका बुनियादी हक है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है वो सामने लाया जाए, अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा है वो सामने लाया जाए। लेकिन इस तरह एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को, एक मोतबर सहाफ़ी को गुम किया जाना हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी के ऊपर, इंसानी हुकूक़ के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसके साथ साथ मैं ये मुतालबा करूँगा कि अरशद शरीफ के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, ख़ाह वो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं, और उसकी ट्रू पिक्चर सामने लाई जाए। और ये भी बताया जाए
कि उसके ख़िलाफ़ 16 से ज़ायद FIR किसने कटवाई थी और पूरे पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ एक तरह की FIR कैसे कट गईं, और वो ज़िम्मेदारान का तयन करके भी वो सामने लाया जाए ताकि उनकी फैमिली को इंसाफ मिले। इसलिए कि लोग जो हक़ की आवाज़ उठाते हैं, ताकि जो लोग लोगों को सच बताते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का जबर और तशद्दुद जो कुछ हुआ या आज हो रहा है उसका क़िला कमा हो, ताकि लोग सच के लिए खड़े हों। थैंक यू। शेख शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान की बात की, लेकिन जिस तरह से आपने बात की, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात का लफ्ज़ भी था। मुज़ाकरात किन को बैठ कर करने चाहिए, और क्या आप ऑफिशियली PTI की तरफ से मुज़ाकरात की दावत एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे हैं या बाकी सियासी जमातों को क्या है मिलकर बैठें, इलेक्शन के लिए काम करें? एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमारा वाज़े पैगाम एक से ज़ायद मरतबा मेरी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुन चुके हैं कि वो अपने आइनी हुदूद में रहकर काम करें। वो आइनी हुदूद में जब रहकर काम करेंगे तो किसी को कोई मसला नहीं होगा, और सियासी जमातें आज भी अपने फ़ैसलों को रिविज़िट करें। जो सो कार्ड अपने आप को जमहूरी ताकतें कहती हैं, वो इलेक्शन से भागने का जो राह पैदा की है इस सो कार्ड CCI के फ़ैसलों से, और जिस तरह उन्होंने आखिरी 2 हफ्ते या 10 दिन जुमा बाज़ार लगाया बिल्स का, एक्ट्स बनाने का, वो अपने आज उन फ़ैसलों पे माजरत भी करें। आज बैठें, सारी पार्टियां 90 डेज़ के इलेक्शन के लिए खड़ी हों और मुतालबा करें, अगर वो सिंसियर और फेयर हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वरना कौम कभी उनको माफ़ नहीं करेगी। और हमारा मुतालबा जमहूरी और सियासी ताकतों से है, अगर वो अपने आप को कौम के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं या वो समझते हैं कि हम आइन पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, तो हम समझते हैं कि वो सामने आएँ। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, देर आयत दुरुस्त आयत पीपल्स पार्टी को, अगर वो 90 दिन का मुतालबा कर रहे हैं तो दुरुस्त बात है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन काबिल अफसोस बात है कि उसके अंदर वो रख देते हैं कि नहीं, मरदमशुमारी के नतीजे में डिलिमिटेशन पहले कर लें। जब आप डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो ये मगरमच्छ के उनके आंसू हैं। इसका मतलब है कि वो 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं चाहते, इसलिए वो डिलिमिटेशन का शोशा पहले भी छोड़ा और अब भी छोड़ रहे हैं। वेरएज PMLN किसी सूरत इलेक्शन में आने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है उन्होंने जो तबाही इस मुल्क में मचाई है। इलेक्शन होने जा रहे थे 4 महीने, वो कहते हैं कि हमें हल्का बंदी करनी होगी, तो इसी तरह का मॉडल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए बांग्लादेश में भी 2006-2008 में इम्प्लीमेंट किया गया था। क्या पाकिस्तान में इस तरह का मॉडल आप देखते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट को इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है? मेरे भाई, बांग्लादेश मॉडल या केयरटेकर सेटअप फॉर 2 ईयर्स, आपने 2 हफ्तों में उनके अरस्तू और अफलातून जो लेकर आए थे उनका हशर देख लिया है ना। और जो 16 महीने पहले जो महंगाई मुकाओ मुआश का ड्रामा लेकर आए थे वो PTM की जमातें, जिस वक्त 138 और 150 रुपये पेट्रोल था, वो तमाशा मचाया हुआ था महंगाई है। जब 6.1% GDP थी वो कहते थे महंगाई है। जिस वक्त आपके 24 बिलियन डॉलर थे 2 साल के कोरोना के बावजूद, वो कहते थे बहुत जुल्म हो रहा है। जिस वक्त 16 रुपये बिजली का यूनिट था, आज 50 रुपये हो गया। 6.1 की बजाय 0.3% पे आप आगे माइनस पे जाएंगे। और फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर महंगाई आज 50% पे चली गई है। उस वक्त 12% थी, वो कहते थे बड़ा जुल्म हो रहा है। उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये का था, आज 292 है। अभी सुन रहे हैं कि 40 रुपये और बढ़ाने लगे हैं। और इसी तरह आपने देख लिया है ना, ये डॉलर रोज़ जिस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर ऐसे अरस्तू और अफलातून आपने रखने हैं जिन्होंने इस मुल्क को सुधारना है, तो इस मुल्क का सुधार तो आपने 2 हफ्ते में देख लिया, तो 2 साल में होगा क्या? मैं आप बचेंगे तो इस मुल्क की खातिर कुछ सोचेंगे कि क्या करना है। अच्छा सर, 90 की तारीख का जो मामला है, इसमें सदर ने भी खत तो लिखा था, लेकिन अभी तक सदर की जानिब से कोई तारीख नहीं दी गई। दूसरी बात, अदालतों में आपकी मेरा ख्याल है कोई पटिशन भी इसमें गई थी, अभी तक कोई जो आला अदालतें हैं वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में आम आदमी जो है वो आइन की अमलदारी के लिए किस तरफ जाएगा? और चेयरमैन PTI के हवाले से भी हम सुनना चाहेंगे, उनकी जमानत के हवाले से आपको क्या उम्मीद है? कोई जल्दी कोई साइफर केस में जमानत के कोई चांसेस हैं या बिल्कुल नहीं?
देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की डेट का ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी ये मुतालबा कर दिया और ये मैंने कह दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर डेट देनी चाहिए, और अगर उन्होंने डेट नहीं दी तो ये उनके पार्ट पे भी गलत है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा, उन्होंने आपके सामने उसको लिखा वजारत क़ानून को, लेकिन उनको इस पर फोकस करना चाहिए कि वो डेट दें फौरी तौर पर। अगर वो डेट नहीं देते हैं, हमने उसको भी पार्टी बनाया है, उसको भी पार्टी बनाया है। इलेक्शन पटिशन जो हमने फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन, और हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर इसके ऊपर डेट लगानी चाहिए और डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि पिछले की तरह फिर आपको 6 महीने लग जाएं केस का फ़ैसला होने में। मैं आज भी सवाल करता हूँ कि 14 मई का इलेक्शन तो गुजर गया, तो जिन्होंने आपके फ़ैसलों को वायलेट किया उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सुप्रीम कोर्ट के चाहिए उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले कि अगर एक गरीब आदमी, एक छोटा आदमी कोई गलती करे उसको तो 1 घंटे में धर लिया जाता है, लेकिन अगर बड़ा आदमी कोई जुर्म करे तो उनके साथ अगर इस तरह जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा हुआ, इस तरह कमज़ोरी दिखाई गई, तो उसका नुकसान ये होना है कि लोगों का ट्रस्ट और फेथ ख़त्म हो जाएगा इदारे से, अदलिया से, निज़ाम इंसाफ से, उसका नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर डेट देनी चाहिए, पटिशन लगानी चाहिए, और डेट विद इन 54 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आज आपके पास सिर्फ 70 डेज़ रह गए हैं, अगर ये 10-15 दिन मज़ीद गुजर गए तो फिर वो सिलसिला आएगा कि जी 54 डेज़ में इलेक्शन नहीं हो सकता, अब इसको आगे करें, अब 254 का सहारा लें। जहाँ तक इमरान खान की बात है कि 2 तारीख बेल के लिए फ़िक्स है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें प्रोटेक्टिव बेल लें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पटिशन्स फाइल कर रखी हैं, लेकिन अभी फ़िक्स नहीं हुई हैं। जो भी उससे हम एक उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये इनसे हमें कोई तवक्को नहीं है, हमें सिर्फ अदलिया से तवक्को है। हम समझते हैं कि वो इमरान खान को रिलीफ देंगे, इसलिए भी देंगे कि ये सारे झूठे और जाली मुकदमात में हैं। जब कोई अदालत एक केस में ज़मानत दे दे, दूसरे केस में गिरफ्तारी वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है, और उनकी प्रोटेक्शन आर्डर किए बगैर उनका जुडिशल रिमांड पे भेजा जाना गैर आइनी और गैर कानूनी है। वो रोपकार भी कल आपने देख ली थी, उसके ऊपर कोई तारीख ही नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि किस तरह इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह हमारी अदलिया इस्तेमाल हो रही है, किस तरह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं इस गलत काम के पीछे। अच्छा सर, शुएब शहीन साहब, तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है, अब वो एजिटेशन की सियासत को तरजीह देती है, डायलॉग की सियासत को तरजीह देगी? आइंदा दिनों में आपकी वाज़ेह पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी है हर हाल में इलेक्शन होना। हम उसके लिए लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रोटेस्ट और एज वेल एज डायलॉग, हर काम, हर तरीका हम अडॉप्ट करने को तैयार हैं। हम कहते हैं आइन पे अमल दरामद होना चाहिए, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हर पार्टी को एक जबर और खौफ की फ़िज़ा से निकालें और पीटीआई के साथ जुल्म ख़त्म करें, सबको मौका दें। जिसको अवाम मुंतखब करे वो आए, पॉलिसीज़ बनाए, इस मुल्क को इस दलदल से निकालें। थैंक यू। ये बताइएगा कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमीशन, उनका मुस्तकबिल आप क्या देखें? देखें, हम तो एक इदारे के सरबराह के तौर पर, आइनी इदारे के सरबराह के तौर पर उनसे तवक्को रखते हैं कि वो जानिबदारी ख़त्म करें, वो गैर जानिबदाराना अपने फ़ैसले करें, और आइन के तहत उन्होंने एक ओथ उठा रखी है, उनकी ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उसकी पावर नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है, ये उसका अख्तियार नहीं है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर इस ज़िम्मेदारी से पहले भी वो भाग चुके हैं, अगर अब ओहदा बरा नहीं होंगे तो उनको ना तारीख़ अच्छे अल्फाज में याद रखेगी, ना सिर्फ वो सरनिगू होंगे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक भी प्रोसीडिंग्स होंगी, वो जुडिशल कौंसल में भी उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स होंगी, और तौहीन अदालत भी होगी। थैंक यू।